हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। अब की बार यूपी पीसीएल पार अब आज बात करेंगे फ्रेंड्स टेक्नीशियन लाइन के लिए क्लास 3, जो कि चैप्टर है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इसमें आज पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और जो जो बच्चे राइट आंसर दिए थे उनका मैं नाम लेना चाहता हूं पहले पहले, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे से आंसर दिया उन्होंने, जैसे कि रविराज ने आंसर दिया था, प्रदीप कुमार और रवि दत्त ने आंसर दिया था, कृष्णा गोपाल, शिवराज यादव, विक्रम, राहुल, ऋषिकेश मौर्य, उसी के साथ मनोज कुमार। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बच्चे ने अच्छा आंसर दिया जो मैं पिछले वीडियो में पूछा था पार्ट 1 के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। आज है टेक्नीशियन जो है, देखो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैं आज पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, तो इसी में आज बात करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, ठीक है। जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिकल आयरन, नंबर खा हीटर, और नंबर 3 बल्ब। दोस्तों इन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पढ़ेंगे, हीटर के बारे में पढ़ेंगे और बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ेंगे का विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, ठीक है। इसमें अभ्रक का एक प्लेट होता है। किसका प्लेट होता है? तो जो हीटर होता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, विद्युत प्रेस होता है, उसमें अभ्रक का एक प्लेट होता है जो उष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखिए, उष्मा का सुचालक बट विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। और नंबर 2 है जिस पर नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम की एक कुंडली होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, तो आपको याद रखना है उच्च होता है, ठीक है। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हीटर के बारे में। हीटर के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये देख सकते हो ड्राइंग में दिया गया है, फिगर में दिया गया है कि किस तरह का हीटर होता है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है, जो आप किनारे किनारे यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह के बॉडी जो होता है हीटर, इसके जो किनारे किनारे होता है वह चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो उष्मा एवं, ठीक है, जो उष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जो चीनी मिट्टी होता है यह उष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो इस तरह से नंबर 1, इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो उष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। नंबर 2, इस प्लेट पर नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम की बनी मिश्र धातु की एक कुंडली होती है। जो नाइक्रोम होता है यह नाई प्लस Cr का मिश्र धातु होता है। तो यह जो प्लेट होता है वह नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम की एक कुंडली होती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल्ब के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरी जाती है। सब क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे बल्ब के बारे में। तो इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट होता है, ठीक है। इस तंतु का गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता है, परंतु निर्वात में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघल कर वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल आजकल बल्ब नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। अब आप क्वेश्चन को याद रखिए कि बल्ब के अंदर, ठीक है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है या आर्गन भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन भरी जाती है या आर्गन भरी जाती है बल्ब के अंदर। नंबर 2 बात करते हैं तो फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है फिलामेंट का टेम्परेचर, फिलामेंट का तापमान। नंबर 3, बल्ब में प्राथमिक रूप से विकिरण, मध्य रूप से संवहन और अंतिम रूप से चालन होता है, ठीक है। जो बल्ब में प्राथमिक रूप होता है उसमें विकिरण, मध्य रूप से क्या होता है, संवहन होता है, और अंतिम रूप से चालन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बल्ब फूटने पर बाहर से अंदर हवा जाने के कारण आवाज़ बहुत तेजी से करता है। जब बल्ब फूटता है तो बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, क्या ये बाहर से अंदर की ओर हवा जाता है, इस कारण आवाज़ तेजी से करता है।
और कभी कभी बल्ब का कांच काला हो जाता है टंगस्टन के ऑक्सीकृत हो जाने के कारण। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बल्ब का कांच काला क्यों हो जाता है, तो आप लोग बताओगे कि टंगस्टन के ऑक्सीकृत हो जाने के कारण बल्ब क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो हल्की हल्की आयरन की तरह लग रही है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह लगी होती है जो बीच में, उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये है जो ये यहाँ पे बीच में देखते हो, बीच में उसको बोलते हैं सपोर्ट वायर, सपोर्ट वायर। और ये जो दो दो वायर लगी रहती हैं इस तरह से, इस तरह से लगी होती हैं, इनको और इनको, इनको कंडक्टिव वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्टिव वायर बोलते हैं। चलिए, जो टंगस्टन का गलनांक होता है, ठीक है, अभी फिलामेंट का मैंने तापमान बताया था, फिलामेंट का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे अब बात करेंगे फ्रेंड्स टंगस्टन का गलनांक, तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, एमई चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यानी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर, है ना, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज एच.सी. ऑर्स्टेड ने किया था। ठीक है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है इसकी खोज, मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने किया था, तो एच.सी. ऑर्स्टेड ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर याद करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने खोज किया था चुंबकीय प्रभाव का, तो एच.सी. ऑर्स्टेड ने खोज किया था चुंबकीय प्रभाव का। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, तो गैल्वेनोमीटर नंबर 1, नंबर 2 आमीटर, नंबर 3 वोल्ट मीटर, नंबर 4 विद्युत घंटी, और नंबर 5 पंखा, नंबर 6 मोटर। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो होता है वो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक बेल, फैन, मोटर, ये सब होता है उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर यूज करने के लिए या आधारित यूज करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। अभी मैंने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें से मैंने उपकरण आपको 6 उपकरण बताए थे। इसी के साथ अब बात करेंगे रासायनिक उपकरण, केमिकल इफेक्ट। तो अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो माइनस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो प्लस होता है उसको एनोड बोलते हैं। इसका विद्युत अपघटन हो रहा है, और इसमें किसका विलयन है, तो अम्लीय विलयन है। अम्लीय विलयन में कैथोड और एनोड का विद्युत अपघटन किया जा रहा है। तो याद रखिए, अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयनों में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे जो विद्युत रासायनिक रासायनिक क्या नाम है, रासायनिक प्रभाव होता है, उस रासायनिक प्रभाव की जो खोज किए थे माइकल फैराडे ने किया था। इसी के साथ वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस, धनायन एवं ऋणायन के कारण होता है। और नंबर 3 बात करें तो तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। और नंबर 4, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रो या वोल्टामीटर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टामीटर आप याद रखिए। ठीक है, कि जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण। तो सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण, मेटल एक्सट्रैक्शन, और नंबर 4 है विद्युत मुद्रण, है ना, प्रिंटिंग, और नंबर 5 है सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में। ये सब क्या है, उपकरण है। ठीक है, अब बात करेंगे विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है, तो जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं तथा जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी लेते हैं। जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड से धातु विद्युत अपघट्य घटन से तथा अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि
पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बिंदु नियम भी कहते हैं। नंबर 3 है, इस नियम आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो यह नियम है, प्रथम नियम है किरचॉफ का, यह किस पर आधारित है? तो यह आवेश या धारा के संरक्षण पर निर्धारित के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप लोग याद रखिए कि जो यह नियम है आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग ये फार्मूला जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद द्वितीय नियम की बात करें तो किसी बंद परिपथ में या किसी वैद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और नेक्स्ट है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। मैश एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है उसे मैश कहते हैं। और सारा मैश लूप होगा लेकिन सारा लूप मैश नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें एक दो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कूलाम का नियम हो गया है और वेट स्टोन का एक नियम है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं कल आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, यानी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बताऊंगा अलग वीडियो में। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो उसमें कम से कम मैं 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखूँगा। इसके बाद आपको तीसरे पार्ट में या चौथे पार्ट में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 100% बता रहा हूँ, लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट, मैं खुद लाइव आऊँगा, आपका लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपसे आज मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 1 से 2 दिन में मैं आपका ये जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बिल्कुल पूरा ख़त्म कर दूंगा टेस्ट के साथ। ठीक है, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन है, आप लोग इसका जरूर कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक या ऋणात्मक या आवेशहीन या भिन्नात्मक? आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक या ऑप्शन बी ऋणात्मक या ऑप्शन सी आवेशहीन या ऑप्शन डी भिन्नात्मक? तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसका आप लोग जरूर कमेंट में आंसर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।